अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। नाज़रीन इकराम, ऐसा है कि पाकिस्तान में तिल काफ़ी अरसे से काश्त किया जा रहा है, बल्कि कह सकते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है उससे भी बल्कि पहले इस इलाके में, इस ज़मीन के खित्ते में तिल की काश्त होती रही है। तिल की काश्त पहले मखसूस थी लिया भक्कर थल के इलाकों में, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी काश्त में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और पिछले साल तो पाकिस्तान से तिल की बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हुई, बरामदात की गई, जिसमें सबसे बड़ा हमारा खरीदार चाइना था। और पाकिस्तान में तिल ने सिंगल कमोडिटी में 5वां नंबर हासिल किया। हमने तकरीबन $407 मिलियन, अगर आप इसे कहें तो तकरीबन 120 अरब रुपए का तिल जो है वो एक्सपोर्ट किया, बरामद किया। उसका नतीजा ये निकला कि इस साल 2024 में तिल की काश्त बहुत बड़े वसी पैमाने पर की जा रही है। तिल ज़्यादा कोई मेहनत वाली फसल नहीं है, 100 से 110 दिन की क्रॉप है और इसका हम पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट है, साउथ पंजाब जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, एरिड और सेमी एरिड जो एनवायरनमेंट है वो इसके लिए बहुत बेहतर है। रेती ज़मीनें बहुत बेहतर हैं इसके लिए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ तिल की लम्हा ब लम्हा मुकम्मल काश्त है उस पर बात करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तिल की काश्त का मुकम्मल यानी कि पैदावारी काश्त का मुकम्मल मनसूबा है 2024 के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तिल जौन सा है एक तेलदार फसल है और इसका मुनाफा इसके खर्च की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। तिल के अंदर 45% तक तेल होता है और तिल की काश्त से पाकिस्तान अपनी तेल की जो दरियामदात है उसमें खातिर ख्वाह कमी कर सकता है और हम हेल्दी यानी कि सेहतमंद जो तेल है, खुदनी तेल हम हासिल कर सकते हैं। तिल की काश्त के लिए ज़मीन का इंतखाब जो पहला टॉपिक है हमारा। तमाम इकसाम की मैरा और हल्की जो रेतली ज़मीनें हैं वो तिल की काश्त के लिए बहुत बेहतर है। ऐसी ज़मीन जो पानी जज़ब करने वाली हो वो ज़मीन तिल की काश्त के लिए बहुत बेहतर है। ऐसी ज़मीन जहाँ पर पानी खड़ा हो जाए या सेम और थोर वाली ज़मीनें, वो इसकी काश्त के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। इसी तरह ऐसी ज़मीनें जो पक्के वटकी हैं, जहाँ पर पानी खड़ा जाता है, वहाँ पर भी तिल की काश्त से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी बात, तिल की काश्त कब की जाती है। तिल के पाकिस्तान में काश्त के 2 सीज़न हैं। एक इसका बहारिया है जो कि 10 मार्च से 15 मई तक होता है और दूसरा सीज़न इसका जो है वो आपका 15 जून से 31 जुलाई तक है। और तिल की 2 मशहूर इकसाम हैं, जिसमें एक तो शाखदार कहते हैं और एक को बेशाखा कहते हैं, सिंगल शाख कहते हैं। सिंगल शाख जो सी है 100 से 110 दिन में तैयार होने वाली तिल की किस्म है। इसमें मशहूर जो बीज है TS06 है, TH06 है। और जो इसी तरह इस पर मसला एक होता है कि इसके ऊपर जो आपका सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जिसमें सफसेला और मेरिट बग है, उसका हमला ज़्यादा होता है। इसी तरह तिल की जो शाखदार किस्म है उसके अंदर भी जो उसकी मियाद है वो 100 से 90 दिन है, वो 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। उसके अंदर मशहूर वैरायटी जो सी है वो TS05 है। इसकी पैदावारी सही ज़्यादा होती है और इसमें जो आपके रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका हमला भी कम होता है। लेकिन इसका एक मसला है, ये पानी ज़्यादा लेती है और ऐसी जगहों पे, ज़मीनों पे जहाँ पर पानी की खातिर का इंतजाम मौजूद हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। तिल के लिए बीज की मकदार कितनी हो, देखें पाकिस्तान में स्टैंडर्ड जो बीज का तिल का बीज है वो 2 किलोग्राम है कि 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ इसके लिए बिजाई के लिए काफ़ी है। लेकिन चूँकि हमारे जो से रकबे हैं इनकी pH ज़्यादा है और तिल की जनरेशन मुतासिर होती है, तो बेहतर है कि आप अच्छी जनरेशन के लिए थोड़ा सीड इस मकदार से ज़्यादा डाल लें। तरीका काश्त है, इसके 4 किस्म के तरीका कार से किया जाता है। एक सागा की काश्त है, ये नरम और अच्छे निकास वाली ज़मीन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप उसको तिल को जो है वो छटा मारते हैं और उसके बाद उसका सागा फेर देते हैं ज़मीन के ऊपर और उसके बाद पानी देते हैं। तो ये तरीका कार है। दूसरा तरीका कार खालियों पर इस्तेमाल है, ये पक्के वट के रकबों में किया जाता है कि इसके अंदर आप जो खेले निकाल लेते हैं और खेलों के ऊपर आप इसकी काश्त करते हैं। इसके बाद तीसरा तरीकाकार जो है वो प्लांटर से किया जा रहा है। प्लांटर से आप ज़मीन पे भी काश्त कर लेते हैं, बगैर खिले निकाले भी कर लेते हैं, यानी कि सादा ज़मीन के ऊपर भी और खिले निकाल के भी कर लेते हैं। और ये जदीद तरीका है, इससे आपका बीज और फासला जो प्लांट का मुनासिब होता है, एक जैसा आता है। और जो चौथा तरीका है वो इसमें आप स्मॉल जो ड्रिल से करते हैं, जिसे चोपा लगाना कहते हैं, या हाथ से भी कर लेते हैं। इसमें बारीक बीज का घेरा किया जाता है। अब तिल की काश्त बजरिया ड्रिल के लिए ज़मीन को अच्छी तरह तैयार हमवार करके तर में, यानी कि वतर में फसल को बजरिया सिंगल रो ड्रिल या स्मॉल ड्रिल के ज़रिए दोपहर के बाद काश्त किया जाता है। कतारों का आपस में फासला 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट रखा जाता है
और अगर ज़्यादा रकबा काश करना हो, स्मॉल सीडेड ड्रिल मुयसर ना हो, तो इस सूरत में गंदम वाली ड्रिल भी इस्तेमाल की जा सकती है। और उसको इस्तेमाल करते वक्त उसकी एक पोर बंद रखें और एक पोर खुली रखें ताकि कितारों का फासला 1.5 फुट हो जाए। पोर का सुराख कम से कम रखें और इस मकसद के लिए 1 एकड़ के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज में तकरीबन 8 किलोग्राम रेत मिक्स कर दें ताकि बीज जो है वो तमाम रकबे पर यकसां तौर पर तकसीम हो। और इस दौरान आप ये ख्याल रखें कि जब आप बीज को काश करेंगे ड्रिल के ज़रिए तो उसके डब्बे में किसी डंडे से लाते रहें ताकि कहीं पे ड्रिल चौक ना हो जाए और आपकी जो सी बजाई है वो अधूरी ना रह जाए। इसके बाद ये तिल की काश बजरे छट्टा है। इसमें एक दफ़ा आप तिल को रेत में मिक्स कर लें, 2 किलो तिल को 8 किलो रेत में, और छट्टा दें। इसको 1 मरतबा लंबाई के रुख 1 मरतबा चौड़ाई के रुख करें ताकि बीच में खेत जो बीच में अच्छी तरह यकसा तरीके से फैल जाए। और इसके बाद इसमें आप हल चला दें और इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो सा 1.5 से 2 इंच से ज़्यादा गहराई में आपका बीज ना आ जाए। भट्टे बनाते वक्त रीजर के फालों का दरमियानी फासला 2.5 फुट रखें, ठीक है, 3.5 फुट रखें, और रीजर के पीछे सागे की तरह लकड़ी बांध दें ताकि भट्टों की ऊपरी सतह हमवार हो और बीज के ऊपर मिट्टी की हल्की सी तय पड़ जाए। इस तरह जो रीजों के फालों का दरमियानी फासला 3.5 फुट रखेंगे तो आपका जो सा तिल है उसके दरमियान कितारों के दरमियान मुनासिब फासला बन जाएगा। जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल करें और इसके बाद रौनी के बाद तरबतर हालत में करें या बुआई के फ़ौरन बाद स्प्रे कर दें। पौधों की छिदराई अगाव मुकम्मल होने के बाद जब 4 पत्ते हो जाएं, फसल 4 पत्तों को पहुंच जाए तो कमज़ोर पौधे निकाल कर आपस में फासला TH06 किस्म के लिए 4 इंच और TH3 और TH5 के लिए 6 इंच रखें। इस तरह खेत में बिल तरतीब 87,000 से लेकर 58,000 पौधे रह जाएंगे। पानी देने से पहले एक बार खुश गोडी कर लें, जबकि दूसरी गोडी पहला पानी देने के बाद बतर आने पर करें। आमतौर पर फसल 3 पानी लगाने से पक जाती है। पहला पानी उगाव के 15 दिन से लेकर 20 दिन तक लगता है और दूसरा पानी फूल आने पर, तीसरा पानी डोडियाँ मुकम्मल होने पर। यह उन ज़मीनों की बात की जा रही है जहाँ पर आपकी ज़मीन जो सी है वो ज़रखेज़ है और पानी को बर्दाश्त कर लेती है और जल्दी सूखती नहीं है, पानी इसमें से ड्रेन नहीं करता। जहाँ पर आपका ज़मीन जो सी है वो रेतली है वहाँ पर आपके पानी इससे 3 से ज़्यादा भी लग जाते हैं, 4 या 5 पानी भी लग जाते हैं। फसल को आपने जब भी पानी देना है हल्की आपाशी करनी है। अगर आप इसमें से बरसात के मौसम में पानी नहीं निकालेंगे तो फसल आपकी खड़ा रहेगा पानी, तो उसकी सूरत में पौधे आपके मरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, खेलों पर काश करेंगे तो आपको 4 से 7 पानी देने होंगे और सुहागा प्लांटर पे आपके 2 से 5 पानी मैक्सिमम लगते हैं। ये इसका एक तरीकाकार है। अच्छा, ज़मीन की सुहागा प्लांटर से मुराद ये है, प्लांटर भी आपने इसका जो सी करेंगे उसमें आपने जो सा मशीन के ज़रिए काश की बात कर रहे हैं। अच्छा, ज़मीन की साख फसल और मौसम के हिसाब से आप पानी में कमी बेशी कर सकते हैं। बेसल फर्टिलाइजेशन डोज क्या है इसकी कि नीचे आपने क्या खाद देनी है। ये ऑप्शन डोज पे दिए जा रहे हैं कि ज़मीन की तैयारी के वक्त छट्टा देकर आप 6 इंच गहराई तक अच्छी तरह खाद ज़मीन में मिक्स कर दें। उसके बाद आप अपने तरीके काश को इख्तियार करें। इसमें पहले ऑप्शन में 50 किलोग्राम DAP है, 25 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट है, 8 किलो दानेदार ह्यूमिक एसिड है और 12.5 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट है। और दूसरे तरीके में आप ऑप्शन में 100 किलोग्राम नाइट्रोफास है, 25 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट है, 8 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड दानेदार है और 12.5 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट है। ह्यूमिक दानेदार सल्फर बेंटोनाइट डालने का फ़ायदा ये है कि तिल जो कि तेलदार अजनास है, इसलिए सल्फ़र जो सा होता है वो तेलदार अजनास के लिए सबसे बेहतर है। सल्फ़र की वजह से तेल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। जर्मिनेशन के बाद 20 दिन बाद जब पहला पानी दें तो आप इसमें 1 बोरी अमोनियम सल्फेट डालें, उसके साथ आप इसमें 1 से 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डाल दें। और जर्मिनेशन के बाद जब आप दूसरा पानी दें 45 से 50 दिन में, अच्छा, उसमें आप 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 12.5 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट फिर दे दें और 1 किलोग्राम बोरेक्स भी दें। ये कम से कम खाद है। इसमें आप जिंक की मकदार को 20वें दिन पे 2 किलो से 3 किलो भी कर सकते हैं। और इसी तरह जर्मिनेशन के बाद जब 45 दिन आएंगे उसमें आप बोरेक्स की मकदार को भी 2 किलोग्राम कर सकते हैं। ये कम से कम खाद है। मैं आपको सब तेज़ाबी खादें दे रहा हूँ और सल्फ़र की बेस पे जो सल्फ़र की वाली खादें हैं वही दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सल्फ़र दस्तियाब हो और हमारी पैदावार जो उसमें तेल का जो जुज़्व है वो ज़्यादा हो। उसके बाद फोलियर खादों का इस्तेमाल आप इसमें 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट आप 500 मिलीलीटर कोई भी अच्छा लिक्विड अमाइनो एसिड ले लें और 100 लीटर पानी में मिक्स करके फूल निकलते वक्त स्प्रे करवाएं। इसी तरह 500 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट जो सा है वो फूल मुकम्मल निकलने के बाद और फली बनने के बाद स्प्रे करवाएं। उससे क्या होगा कि आपके जो
पॉड होंगे उसके अंदर सेल डिवीजन बेहतर होगी, फल का जो सी दीवारें हैं वो कितनी जल्दी खुलेंगी नहीं, वो आपकी जो पॉड है बिखरेगा नहीं, सीड आपका बिखरेगा नहीं पकने के बाद, और उसके अंदर दाना जो सा होगा तेल का बीज होगा मोटा बनेगा। और इसके अलावा आपको एक तरीका बताते हैं कि आप 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन की फसल पर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। ये आप खुद तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप 200 ग्राम जिंक सल्फेट ले लें, 100 ग्राम फेरस सल्फेट ले लें और 100 ग्राम मैंगनीज सल्फेट ले लें और 100 ग्राम ही बोरक्स ले लें। इसको आप जनाब 1000 ग्राम NPK के साथ मिक्स करके स्प्रे करवा सकते हैं 100 लीटर पानी में। ये स्प्रे इसके हैं 3, इनसे आपकी खातिर ख्वास में फसल की शक्ल में, सूरत में और उसकी पैदावार में इजाफा होगा। खादों के इस्तेमाल के बाद जो असल बात आती है स्प्रे कौन सा करना है। अगाव मुकम्मल होने पर इस पर आप एमामेक्टिन और लिफिनोरॉन 10 से 20 मिलीलीटर जो सी है ये तकरीबन आप कर सकते हैं। और फूल लगने पर एमामेक्टिन और लैम्डा कर सकते हैं। मेरिट बैंक के हमने के लिए एक लो थियानिडीन एक होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए पाइरोक्सिफिन और एसिटामेप्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तेले के लिए नाइट्रिन पैरम इस्तेमाल कर सकते हैं, थाइमेथॉक्सम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन से कीड़े का हमला होता है, उसके लिए आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इसी तरह फलियाँ जर्द हो जाती हैं तो इस बात का इशारा होता है कि आपकी फसल बर्दाश्त के लिए तैयार है, कटिंग के लिए तैयार है। तो फलियों का मुँह खुलने से पहले पौधे काट लें और उनको छोटे छोटे गट्ठे बनाकर पहले से तैयार करदा हमवार पड़ में सीधा खड़ा कर दें ताकि इनमें रोशनी और हवा का गुजर हो सके और ये बाकी कच्ची फलियाँ पौधों में मौजूद खुराक हासिल करके पक सकें। पड़ बनाते वक्त इसकी मुनासिब सफाई और लिपाई कर लें और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पड़ के इनकी मुनासिब जहर का धूरा कर दें। पौधे खुश्क होने पर इनको लटा कर झाड़ लें और यह अमल वक्फे से 2 से 3 मरतबा करने से बीज मुकम्मल तौर पर लहदा हो जाएगा। बीज को धूप में 2 से 3 दिन खुश्क करें और जब इनमें नमी 8 से 10% रह जाए तो अच्छी तरह साफ़ करके ज़ख़ीरा कर लें या मंडी में फ़रोख्त कर दें ताकि स्टोर में से फफूंदी ना लगे और मंडी में जिन्स का अच्छा भाव मिल सके। नाज़रीन, आपने ये तस्वीरी जो हमारा प्रोग्राम देखा साथ साथ इसमें हमने वजाहत भी की, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक मुख्तसर सा मंसूबा है, ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं गए कि प्रोग्राम की तवालत कम होती है। मौसमी हालात और ज़मीन की साख के मुताबिक आप इसमें तब्दीली ला सकते हैं। अगर पानी वाफर है या ज़मीन वतर में रखनी है तो फिर TS-05 लगाएँ, वो बेहतर वैरायटी है, आपको ज़्यादा अच्छी पैदावार मिलेगी। अगर पानी की कमी है और ज़्यादा वतर ज़्यादा नहीं रहता तो फिर TH-06 लगाएँ। TH-06 की जड़ लंबी होती है, ये पानी की कमी बर्दाश्त कर लेती है। इंशाअल्लाह ऐसे ही अहम प्रोग्राम के साथ अहम फसलों के ऊपर आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।